तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 449 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। और इस एपिसोड के एंड में आपको लू फेंग के पावर्स के बारे में थोड़ी मोड़ी झलक देखने को मिलेगी, जो हमने पहले ही ये जान रखा है कि लॉर्ड से भी ऊपर एक लेवल होता है। तो वो सच में लास्ट में हमें पता चलने वाला है कि हाँ, वैसा होगा ही। जिसके साथ हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है लॉर्ड जिंगमैंग को, जो कि लू फेंग को लेकर इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस में ट्रैवल करना शुरू करते हैं। बताया जाता है कि अपने लॉर्ड जिंगमैंग ऐसे ट्रैवल करते जैसे आपके पैरों के नीचे दुनिया की मैप मौजूद है और आप उसी मैप के ऊपर चल के जा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी किसी डिस्टेंस को कवर कर लेते हो। मान लो आपके पैरों के नीचे पूरी की पूरी अर्थ की मैप है, तो आप उस पर चल के इंडिया से रसिया जा सकते हो। ऑफ कोर्स अमेरिका जाके क्या करूँगा जबकि रसिया इतने पास ही है। तो जिसके साथ लू फेंग भी उसको नोटिस करता है, लेकिन तभी वो एहसास करता है कि कैसे वो एक अलग ही टाइम एंड स्पेस में जा चुका है, जहाँ पे वो खुद और लॉर्ड जिंगमैंग भी मौजूद होता है। लू फेंग वहाँ के दृश्य को देख रहा होता है, जो कि लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि लू फेंग को ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिसके साथ वो उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं और दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि आइसोलेट स्पेस में जा चुका था, वो एक डीपेस्ट रेसेस के अंदर जाना शुरू करता है। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचता ना, वहाँ की टाइम एंड स्पेस भी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। लू फेंग क्यूरियस होकर पूछता है जिंगमैंग से कि आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो लॉर्ड जिंगमैंग स्माइल्स के साथ कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाए कि हम लोग किस जगह पर जा रहे हैं। जिसके साथ जो डिस्टॉर्शन होता है स्पेस एंड टाइम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ऑर्डिनरी लॉर्ड्स और ह्यूमन एंसेस्टर्स के परसेप्शंस के लिमिट्स को भी क्रॉस कर देता है। मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन एंसेस्टर या फिर लॉर्ड होता तो या उसको यहाँ पर क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती। लेकिन लू फेंग वो एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। जिसके साथ फाइनली वो एक हिडन लोकेशंस के पास पहुंचते हैं। लू फेंग जब वहाँ पे सामने का नज़ारा देखता है ना यार, बंदा पूरी तरह से पागल हो जाता है। मतलब वहाँ का दृश्य काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो पूरे पे टाइम एंड स्पेस को देख पाता और उसके सामने एक बड़ा सा अल्टार मौजूद होता है। समझ लो तो एक कोर एरिया ही मौजूद होता है, जिसके बीच में कुछ चीज़ मौजूद थी, जो कि कह सकते हो कि अल्टार, मतलब आपने अगर असैसिन क्रीड खेला होगा तो उसके अंदर अल्टार्स को आप लोग जानते ही होंगे। अल्टार एक सेंटर में एक दीवार के जैसी है, जो कि एक अलग ही डिजाइन की बनी हुई होती है। जैसे कुआ को देख लो वैसे ही मान लो। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग उसी के किनारे खड़े होते हुए बोलते हैं कि ये मिस्टीरियस लैंड है, जिसको कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। और यहाँ पर लॉर्ड जिंगमैंग इसी को डिफाइन करने के लिए आए हुआ होते हैं। इसके साथ लू फेंग उसको देखने लगता है और वहाँ पर लू फेंग ये देख पाता कि कैसे ये एक बहुत ही बड़े स्फीयर के अंदर बना हुआ है। ये एब्सोल्यूट स्फीयर बना हुआ है और इसके सेंटर के अंदर उसकी कोर मौजूद है, जो कि एक अल्टार की जैसी होती है। उसके अंदर आपको इंटर करना रिफाइन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग अपने खड़े खड़े ही इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है। मतलब यहाँ पे लू फेंग को सारी इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस की झलक देखने को मिल रही होती है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैंग कहते हैं कि इस जगह पे खड़े होकर ऐसा लगेगा कि जैसे तुम पूरे पूरे इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस को अपने कदमों के नीचे रखे हुए हो, क्योंकि ये स्पेस एंड टाइम का एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क है, जहाँ से तुम सब चीज़ों को देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पिन पॉइंट लोकेशन कोई निकालो, लेकिन हाँ, तुम्हें इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस के लोकेशंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अब ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि लू फेंग बहुत ही डिफरेंट एंगल से इस इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस को देख रहा होता है। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसको देखने शुरू कर देता है, जिसके साथ लू फेंग उसको ऑब्जर्व करता है। हमें यह भी बताया जाता है कि पहले लू फेंग ने लैंड ऑफ वेब से इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस को देखा था। मतलब लू फेंग का इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस को देखने का नजरिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसने तो लैंड ऑफ वेब से भी देख रखा था, साथ में एपिस ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी उसे इन्फिनाइट यूनिवर्स स्पेस के बारे में पता चला। उसके साथ उसे अब फाइनली कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड से भी पता चल रहा है। अब यहाँ पे आप नाम में ध्यान देना, इसका नाम है कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स।
मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे इन्फिनाइट स्पेस की हिस्ट्री मौजूद है। जैसे इतिहास के पन्ने होते हैं ना, वो आपको अभी लास्ट में पता चल जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके साथ लॉर्ड जिमिंग उसे उसी कॉरिडोर के अंदर लेता जाते हुए कहते हैं कि मुझे फॉलो कर। लू फेंग आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे अपने दोनों साइड की दीवार की तरफ भी देखता है, जहाँ पे कई सारे इंट्रिगेट कार्विंग्स मौजूद होते हैं और इस कार्विंग्स के ऊपर कई सारे सीन्स भी दिखाई दे रहे होते हैं जो कि इन्फिनाइट स्पेस में ऑलरेडी हो चुके थे। वहाँ पे हमें मोगजू के जन्म का भी डिपिक्शन दिखाया जाता है कि कैसे मोगजू जन्म लिया और साथ में चूसिन ह्यूमन चेस्टर्स का भी कैसे जन्म हुआ। इसी के साथ हमें जैन गॉड एम्पर इन्फिनाइट सर्पेंट को भी दिखाया जाता है कि कैसे वो वर्ल्ड क्लस्टर्स को कॉल कर रहा था। इसी के साथ हमें अपने युवान के भी इमर्जेंस का सीन दिखाया जाता है, मतलब लू फेंग यहाँ पे इतिहास को देख पा रहा होता है उस दीवार पे। इसके साथ लॉर्ड जिमिंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये इन्फिनाइट स्पेस की पास्ट है। ये कॉरिडोर यहाँ के पूरे स्पेस के हिस्ट्री के इवेंट्स को रिकॉर्ड किया करता है, जो कि जरूरी है। जिसके साथ लू फेंग हामी भरता है और वो आगे बढ़ना शुरू करता है, वो सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके साथ उसके सामने 8 लॉर्ड्स की भी मूवमेंट्स दिखाई दे रही होती कि हम 8 लॉर्ड्स ने भी क्या क्या किया था, मतलब उसे सारी मूवमेंट्स दिखाई जा रही होती। और जैसे ही वो कॉरिडोर के एंड के साथ पहुंचता है तो लू फेंग खुद को देख पा रहा होता कि कैसे वो ब्लड शैडो ब्लेड को वेल्ड किया था 34th लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर, और कैसे वहाँ का रियलम इनवॉइस भी उसको रिस्पेक्टफुली पे कर रहा था। मतलब लू फेंग खुद के भी इतिहास को इसके अंदर देख पा रहा होता है। जो फाइनल सीन होता है वो अपने 8 लॉर्ड्स का होता है। जब वो इन्फिनाइट स्पेस के पूरे फाइट हो रही थी तो वहाँ पे इन्वाइचेस्टर्स के फैक्शंस के फॉर्मेशंस के अंदर के कोर एरिया में चले जा चुके थे और 3 बंदों को मार डाले होते हैं। वो भी एक अच्छा खासा इवेंट था, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट था, तो उसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया होता। और साथ में वहाँ पे वो भी दिखाया जाता है कि कैसे 8 लॉर्ड्स ने मिलकर चूसिन ह्यूमैनचेस्टर्स की बॉडी को आधे में काट दिया था, जिसकी वजह से सारे के सारे ह्यूमैनचेस्टर्स के अंदर खौफ पैदा हो गया होता है। और उसी कॉरिडोर के लास्ट में होता है एक मैजेस्टिक सी एल्टार, जो कि कई सारे फैंटम इमेजेस के लेयर से घिरे हुए होते हैं, जिससे कि आप उसके अंदर देख ही ना सको। मतलब बहुत ही मुश्किल से कोई अंदर झांक कर दे सकता है। और उसके कॉरिडोर के उस एल्टार के चारों तरफ जो सीन्स घूम रहे थे, जो इल्यूजन्स थे, उसके अंदर भी कई सारे सीन्स फ्लैश हो रहे थे। और यहाँ पे कह सकते हो कि ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसी की वजह से अब लू फेंग उन सभी को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे जो फ्लैशेज आ रहे थे वो असल में फैंटम इमेजेस होते हैं। और फैंटम इमेजेस काफ़ी जल्दी गायब हो गए थे, लेकिन लू फेंग ने ऑलरेडी मेमोराइज कर लिया था। उसने उस फैंटम इमेज में देखा कि कैसे वहाँ पे एक ग्रे रॉब वुमेन थी जिसका नाम सांजो था। मतलब अपनी उसी सांजो की बात की जा रही है जिसने कि एक पैसेज वैली के मिस्टीरियस लैंड को कंट्रोल कर लिया था, और इसकी वजह से उसके पास एंडलेस टेरिफाइंग पावर्स आ गई थी और वो उस लैंड को कंट्रोल कर पा रही होती। जिसको देखकर लू फेंग क्या था कि क्या सांजो इसको रिफाइन कर सकती और कंट्रोल भी कर सकती पैसेज वैली को। जिसको देखकर लॉर्ड जिमिंग उससे कहते हैं, लू फेंग इन सारी विजन्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम फ्यूचर्स के बारे में समझोगे तुम्हें उतना पता चलेगा कि ये सीन्स मैटर करते ही नहीं है। मतलब लू फेंग को एक झलक दिखी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन सांजो मतलब अपने लॉर्ड जिमिंग उसको समझाने की कोशिश करते कि देखो उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। जिसके साथ लॉर्ड जिमिंग उसे बताते हुए कहते हैं कि देखो प्रेजेंट वो डिटरमाइंड है, लेकिन फ्यूचर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा सोचो कि जैसे 1 मिलियन एपोस आज के बाद, मतलब इस समय से लेके 1 मिलियन एपोस की अगर तुम फ्यूचर देखने को जाओगे तो वहां पे तुम्हें 100 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। लेकिन वही क्या होगा जब कोई बंदा 1 मिलियन एपोस की जगह 10 मिलियन एपोस की फ्यूचर्स देखने को सोचेगा। हर एक 100 मिलियन पॉसिबिलिटीज हर एक मिलियन ब्रांचेस के अंदर बन सकती है। अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो सबकी ट्रिलियंस ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती है महज 10 मिलियन एपोस के अंदर ही। मतलब 1 मिलियन एपोस के अंदर तो ऑलरेडी 100 मिलियन ब्रांचेस बन जाएंगे, लेकिन हर मिलियन एपोस के पास होते होते उतनी ही ज़्यादा उसकी ब्रांचेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ 10 मिलियंस के अंदर ही वो ट्रिलियंस की तादाद में चली जाएंगी। और जैसे जैसे तुम फ्यूचर में चलते जाओगे, मतलब वही 10 की जगह 100 ले लो तो उसमें बहुत बड़ी ट्रिलियन से भी क्वाड्रिलियन से भी उससे ऊपर सेप्टिलियन के
कैपिटल है उससे ऊपर कुछ होता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊपर वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज चली जाएगी और तुम इसका गिनती भी नहीं कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे जिंगमैन कहते हैं कि ये तो बस एक एग्जाम्पल ही है, एक्चुअल इवोल्यूशंस तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ तक कि मैं भी ज़्यादा दूर तक फ्यूचर में नहीं देख सकता हूँ। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन मुझसे कहते हैं कि तुमने जो अभी देखा कि कैसे सांजू पैसेज वैली को कंट्रोल कर सकती है, ये बस बिलियंस ऑफ एपोज बाद की एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो लू फेंग समझ जाता है, वो हामी भरता है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन उसे और भी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि फ्यूचर वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर सेम फ्यूचर तुम्हें बार बार देखने को मिलेगी तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत हो जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अल्टायर फैंटम के ऊपर एक और विजन को देखता है, जिसमें यह होता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन सिस्टम वो अपनी बॉडी को बहुत ही बड़े कोलोसल टू फॉर्म में मेटेरियलाइज करता है और उसकी बॉडी एक करंट इरास के अंदर बहुत बड़ी हो चुकी होती है। जिसके साथ लू फेंग उसी की तरफ देख कर कहते हैं तो इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन सिस्टम है। जिसके साथ अपने लॉजिंग में उसे फिर से बताते हैं कि जब भी कोई एक इमॉर्टल रियल्म का एग्जिस्टेंस बनता है तो यार वो बहुत ही पावरफुल होता है और यहाँ पर उसके चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते कि वो फ्यूचर्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ कर सकता है। और यहाँ पर ये भी बस एक झलक है, मतलब फ्यूचर्स में इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर्स की भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। इसके साथ लू फेंग अपने जिंगमैन से पूछते कि जिंगमैन क्या तुमने कुछ ऐसा क्रूशियल फ्यूचर देखा है जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो लॉर्ड जिंगमैन ये सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन वो कहते कि हाँ मैंने देखा है। और यहाँ पर जो चीज़ होती है ना वो सच में थोड़ी डिस्टर्बिंग होती है। इसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने एक फ्यूचर को बार बार आते हुए देखा है और ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस और इनेट लाइफ फॉर्म फैक्शंस और आई स्पीक फैक्शंस हम सभी के लिए एक क्राइसिस बनकर आ जाएंगी। इसको देखकर लू फेंग के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते कि आखिर ऐसा क्या होगा कि सभी के लिए ये क्राइसिस बन के उभरेगी। तो यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि नायगू अपना लॉर्ड नायगू वो इन्हीं सब क्राइसिस के पीछे का मेन सोर्स होने वाला है। इसको देखकर लू फेंग कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। नायगू वो हमेशा से प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए डिवोटेड रहा, तो आखिरकार वो हमारे लिए खतरा कैसे बन सकता है। तो लॉर्ड जिंगमैन अपने लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि नायगू वो अभी हर्ट स्लेइंग टेक्निक को फॉलो कर रहा है, उसके पास कोई और टेक्निक भी नहीं है और जब अपने मोगुसी ने उस पर अटैक किया तो उसे फॉलो करना पड़ा। उससे पहले वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसे इस बात को ही चूज करना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा ह्यूमन एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन को रिफाइन करना होगा। ऐसे ऐसे करके कभी वो 20 पे जाएगा, 30 पे, 40 पे, ऐसे करते करते वो ज़्यादा ह्यूमन एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन को मल्टीप्लाई करेगा, उसको रिफाइन करेगा। और तुम्हें लगता है कि क्या वो सारे ब्लड लाइन उसके अंदर सब कॉन्शियस नहीं बन जाएंगे और ऐसे जब डजन्स ऑफ सब कॉन्शियस किसी एक के कलेक्टिव माइंड के अंदर आ जाए तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बंदा अपनी कॉन्शियसनेस पे अपने को पूरी तरह से निर्भर रह पाएगा? क्या वो सच में एक लॉर्ड रहेगा या फिर एक ह्यूमन एंसेस्टर, मतलब अपने नायगू की सिर्फ एक ही कॉन्शियस माइंड होगी, लेकिन 30-40 तो अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स की सब कॉन्शियस हो जाएगी। तो क्या वो वहाँ पे लॉर्ड होगा या फिर ह्यूमन एंसेस्टर होगा? वो दोनों में से कौन हो सकता है? क्योंकि अगर किसी के पूरे के पूरे माइंड को ही चेंज कर दो तो अपनी आइडेंटिटी को ही बदल देगा ना, जिसको देखकर लू फेंग पाउज हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसके साथ उसे याद आता कि कैसे लॉर्ड नायगू और लॉर्ड जिन वो दोनों कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स थे। ये टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऐसे बंदे थे जो कि ऑलरेडी अपने फायदे के लिए बिलियंस को ऑलरेडी मार चुके हैं। इनकी प्रैक्टिशनर फैक्शंस की तरफ की लॉयल्टी अपने ब्रदर युआन, लॉर्ड जिंगमैन, लॉर्ड मिंगवांग इन सब के कंपैरिजन पीछे पड़ जाती हैं। तो आखिरकार उस बंदे के ऊपर क्या ही उतना ध्यान भरोसा किया जाए जो कि ऑलरेडी सबको मारकर अपने आप को सबसे टॉप पर ले आया हो। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि अभी के फिलहाल में हमारे पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शन, मतलब अभी के फिलहाल में वो कहता कि उस वक्त जब आएगा तो ना ही अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को सर्व करेगा और ना ही ह्यूमन एंसेस्टर्स को सर्व करेगा, वो बस खुद के लिए सर्व करेगा, वो खुद के लिए ही बस सोचेगा। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये
अभी बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ तक कि काउंटलेस टाइमलाइंस को ट्रांसवर्स करने के बाद भी मैं उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ, और मैंने इसको ही अल्टार फैंटम के ऊपर रिपीटेडली देखा है। तो लूफिंग यहाँ पे पूछता कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो लॉर्ड जिंग में वहाँ पे कहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे सीन्स को अल्टार फैंटम के अंदर मैनिफेस्ट किया है, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को डिड्यूस तो कर पाया हूँ, उससे निकाल तो पाया हूँ। जिसके साथ यहाँ पे वो उसको बताते हैं कि अभी इन्फिनाइट हिनवन स्पेस वो अभी भी एक जवान है जो कि पूरे के पूरे बहुत सारे हिनवन एंसेस्टर और लॉर्ड्स को अपने अंदर समा कर रख सकता है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब यहाँ पर इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट हिनवन स्पेस में हिनवन एंसेस्टर्स और लॉर्ड्स की भी एक लिमिट होने वाली है। मतलब फ्यूचर्स में ऐसे ही चलते जाएंगे तो हो सकता है कि जो नॉन इमॉर्टल है तो वो आगे चलकर इमॉर्टल तो बनेंगे ही, ऐसे ऐसे उनकी हिनवन एंसेस्टर्स की संख्या वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या होगा जब एक ऐसा समय आएगा कि जब हजार हजार लॉर्ड्स होंगे और एक एक लाख हिनवन एंसेस्टर्स मौजूद होंगे, तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी ना। मतलब इन्फिनाइट हिनवन स्पेस में इतना सच में लॉर्ड्स और हिनवन एंसेस्टर्स अकम्पनाई कर सकते, इतने रह पाएंगे, लेकिन ये तो आगे की फ्यूचर्स की तो उतना नहीं सोचना है। इसके साथ वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा ना कि अभी फिलहाल में पैसेज वैली उसको रिफाइन करना डिफिकल्ट है, लेकिन फ्यूचर में सांजो उसको कंट्रोल भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि हेल फायर प्रिजन वॉल को भी एग्जाम्पल के रूप में ले लो, वो 3 मिस्टीरियस लैंड्स के अंदर है। वो एक ऑरिजिन उसकी अभी तक खोजी नहीं गई है, लेकिन अल्टार फंडम में ये भी मैंने देखा कि कैसे वुजिन हिनवन एंसेस्टर्स उस हेल फायर प्रिजन वॉल के एक कुछ पावर्स को विल्ड कर पाया, जैसे फिलहाल में लूफिन एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के कुछ पावर्स को विल्ड कर पा रहा है, और एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरह ही हेल फायर प्रिजन वॉल भी हाईएस्ट लेवल की मिस्टीरियस लैंड्स में से एक है। तो समझो इस बंदे की पावर्स किस लेवल तक चली जाएगी। जिसके साथ वो ये भी बताते हैं कि ऑफ कोर्स उनकी पावर्स तो बढ़ेंगी ही, लेकिन हम लॉर्ड्स की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम लोग और भी पावरफुल हो जाएंगे। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमेंग लूफिंग की तरफ देख कर उससे बातें करने लगता है। उससे यहाँ पे कहते हैं कि अगर नाइगू आगे चलकर हमारे लिए खतरा बनता है तो हमें विश्वास है कि हमारे पास इतनी पावर्स होगी कि हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, और लूफिंग वो तुम होगे जो कि उसे सप्रेस करोगे। अब लूफिंग उसी अल्टार की तरफ देखने लगता है। इसके साथ लूफिंग कहता है कि क्या अल्टार फैंटम के अंदर हम अपने आप को खुद से देख सकते हैं। जिसके साथ लूफिंग लॉर्ड जिंगमेंग कहते हैं कि मेरी जो एक्सपीरियंस है तो इसमें ये पता चलता है कि अल्टार फैंटम कभी भी वो खुद को नहीं दिखाती। मतलब लूफिंग देख रहा तो कभी भी अपने लूफिंग को उसमें अपनी खुद की झलक नहीं दिखाई देगी। अब ये देखकर लूफिंग कहता है कि ओह लगता है मेरी किस्मत में नहीं है। इसके साथ यहाँ पे लूफिंग ऑलरेडी सोचने लगता है कि मैं तो ऑलरेडी इस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ, और मेरी कॉन्फिडेंस ये है कि मेरी फ्यूचर्स भी ऐसी ही चलती जाएगी कि मैं फ्यूचर्स में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहूँगा। इसके साथ लॉर्ड जिमी यहाँ पे से कहते हैं कि लूफिंग क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि मुझे अल्टार को एक्टिव करना। तो लूफिंग कहता है ऑफ कोर्स। जिसके साथ लॉर्ड जिमी की नज़र अपने अल्टार पे जाती है और वो भी अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बर्न करना शुरू कर देते, तो तभी उनके अंदर से टॉरेंट ऑफ पावर सर्ज होना शुरू होती हैं और अपनी पावर्स को वो अल्टार फैंटम के अंदर लेयर्स बाय लेयर्स डालना शुरू करते हैं। उन फैंटम फिगर्स वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं और वो उस इन्फ्लुएंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अपने लॉर्ड जिमी अपने मिस्ट्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस को यूज करने लगते ताकि उस फैंटम ऑरिजिन कोर को पूरी तरह से खोल सके और उसके अंदर जा सके। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने एक्सट्रीम कंबसन स्टेट को यूज करना शुरू कर दिया होता है। एक ब्रीफ मोमेंट पे जब अपने जिंग मैंग ने लगभग 100 मेन कॉम्बैट क्लोन्स को बर्न कर दिया होता है, उतनी पावर्स को वो यूज कर दिए होते हैं, तो फाइनली लॉर्ड जिमी उस अल्टार को ओपन कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर लूफेंग नहीं होता तो अपने लॉर्ड जिमी उसको ओपन ही नहीं कर पाते, क्योंकि लॉर्ड जिमी यहाँ पे अपने लूफेंग की पावर्स को बार बार ले रहे थे, अपने आप को हील कर रहे, तो लगभग उन्हें 100 कॉम्बैट क्लोन्स को बर्न करना पड़ा था, तभी वो उस अल्टार को ओपन भी कर पाए थे। और जैसे ही वो अल्टार ओपन होता है ना, लूफेंग उसके अंदर एक किताब को देखता है जो कि उस अल्टार के सेंटर में फ्लोट कर रहा था, और जल्दी से लॉर्ड जिमी उसी अल्टार के अंदर अपने एक क्लोन को भेज देते हैं ताकि उसे वहां पे रखा जा सके। जिसके बाद वो अल्टार खुद को सील कर देती है और शट डाउन हो जाती है, जिसके साथ फिर से वो फैंटम फिगर्स आना शुरू हो जाती है। जिसके साथ लॉर्ड जिमी लूफेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरी क्लोन अल्टार कोर के अंदर एंटर कर
कर चुकी हैं और वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाली हैं। और वो लू फेंग का भी शुक्रिया कहता है, जिसके साथ लू फेंग उससे पूछता कि आखिरकार वो किताब कैसी थी। तो लॉर्ड जिम एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वो असल में इस कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स की ऑरिजिन है, उसके अंदर सारी रिकॉर्ड्स होती हैं। अगर मैं उसको रिफाइन कर पाया तो मैं इस पूरे मिस्टीरियस लैंड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो लू फेंग उससे पूछता कि क्या क्या रिफाइन करना इतना डिफिकल्ट है उसको। तो वहाँ पर वो उसको बताते हुए कहते हैं कि कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स में असल में टाइम एंड स्पेस की मेयर फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं, उसके कोर के अंदर कॉज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स मौजूद हैं और मेरी स्ट्रेंथ टाइम एंड स्पेस डॉ के अंदर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसने काफ़ी है कि मैं उसको कंट्रोल करने के लायक हूँ और मेरी और तुम्हारी असिस्टेंस से मैं उसमें फोर्सफुली एंटर कर पाया हूँ। और हो सकता है कि अपकमिंग ईयर्स में मुझे ऑरिजिन्स ऑफ रिकॉर्डर्स के अंदर कॉर्पोरेट की तरह काम करना होगा और अगर मैंने उसमें अच्छा खासा टाइम दिया, उसमें इन्वेस्ट किया, तो मैं कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे उनके कहने का साफ मतलब है कि उन्हें वहाँ पे मजदूरों की तरह काम करनी होगी, उसमें दिखाना होगा कि हम वो उसके लिए लायक है, तो वो इस पूरे जगह को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको देखकर लू फेंग हामी भरता है। अब लू फेंग ने ऑलरेडी उस बुक के अंदर से हिडन पावर्स को सेंस कर रखा था और उसकी पावर्स को देखकर उसे महसूस होता कि कैसे ये एक मिस्टीरियस लैंड्स में से एक है। लॉर्ड जिमिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ये पूरे के पूरे इंटायर प्रैक्टिशनर फैक्शन को बेनिफिट करती है। इसके साथ लू फेंग उससे फिर से पूछता है कि क्या यहाँ पे तुम खुद को एल्टायर फैंटम के अंदर देख पा रहे हो, क्या तुमने वहां पे मुझे देखा है। मतलब यहाँ पे लू फेंग साफ उससे पूछता है जबकि मैं नहीं देख सकता तो बताओ कि तुमने आखिरकार मेरे बारे में क्या देखा है। तो लॉर्ड जिमिंग रिप्लाई करते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने देखा, कहाँ है, पूरे के पूरे इन्फिनिटी नॉन स्पेस में तुम्हारी ब्लेड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इंडिस्ट्रप्टिबल होने वाली है। अब लू फेंग स्माइल करने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसे तो नहीं पता था कि टाइम एंड स्पेस का क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट्स कैसे पता जाता है और कॉरिडोर ऑफ रिकॉर्ड्स के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे सारी झलक देख रखी थी। उसने फ्यूचर्स को भी देखा था, उसने लॉर्ड नाइगू युआन, लॉर्ड म्यांगू और सबके फ्यूचर्स को देख रखा था और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके साथ हमें सीन चेंज का एल्टार के कोर के अंदर अपने लॉर्ड जिमिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने पैर को क्रॉस करके वहां पे बैठे होते हैं और साथ में वो उसी बुक को लिए होते हैं जो कि सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि अपने लॉर्ड जिमिंग को कॉर्पोरेट वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे वो कर रहे होते हैं। वो अपने हाथों में एक ब्रश को लिए हुए होते हैं और दूसरे हाथों में बुक को लिए होते हैं और लू फेंग को देखने लगते हैं, जिसके साथ वो अपने एल्टार कोर के अंदर से ही देखने लगता है। वो अपने फैंटम इमेजेस को देखना शुरू करते हैं, उनके सामने कई सारे सीन्स आते हैं और वहाँ पर जो एक सीन होता है ना, अपने लॉर्ड जिमिंग की अटेंशन को काउंट कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि उस सीन में एक मैजेस्टिक से ग्रैंड हॉल होती है जो इतनी पावरफुल होती है कि पूरी की पूरी इन्फिनिटी नॉन स्पेस को कांप दे सकती है। उसकी ऑरा ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि पूरी की पूरी इन्फिनिटी नॉन स्पेस भी उसकी ऑरा से कांप रही होती है। और उस हॉल के अंदर एक सेंट्रल थ्रोन मौजूद होता है, एक राजगद्दी मौजूद होता है जिसके चारों तरफ 100 सीट्स मौजूद होते हैं, मतलब 108 सीट्स मौजूद होते हैं और जो मेन राजगद्दी होता है ना, उस पर एक टावरिंग फिगर बैठा होता है जो कोई और नहीं अपना लू फेंग होता है। और जो 108 सीट्स होते हैं ना, वो सभी अलग अलग फिगर्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं, जिसमें मौजूद लॉर्ड जिन, कैफ्यूजी, वूजिन, हिनमन एंचेस्टर्स और यहाँ तक कि सान जो भी मौजूद होती हैं। और यहाँ पे लू फेंग उसके तब देख कर कहता है कि ये ग्रेटेस्ट फैक्शंस होने वाला है फ्यूचर का, और यहाँ पे वो इस विटनेस सीन को बार बार देख रखा था लू फेंग को। अब यहाँ पे इस सीन में है क्या, लू फेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। लू फेंग इतना पावरफुल बन चुका है कि सारे के सारे 108 हिनमन एंचेस्टर्स जो कि इमॉर्टल तक हैं, वो लू फेंग के सामने झुक कर बैठे हुए हैं। मतलब लू फेंग एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, जो कि नेक्स्ट लेवल पे होता है वो कि पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ लू फेंग की पावर्स बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। और यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ पे लू फेंग नहीं बल्कि आगे चलकर कोई और बंदा भी आएगा जो कि अपने लू फेंग के फैक्शंस को टक्कर देने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शंस में से एक ही, मतलब दूसरे भी फैक्शंस होंगे जो कि वूजिन हिनमैनचेस्टर का हो सकता है, क्योंकि वहाँ लेकिन वूजिन हिनमैनचेस्टर तो इसी ग्रुप में था, लेकिन हो सकता है कि कोई और फैक्शंस अपने खुद की बनाए, लेकिन लू फेंग उसको तंग न किया हो। लेकिन जब वहाँ पर लू फेंग अपने आप को मेन पे बैठाया हुआ था और सभी लोग उसके सामने झुके हुए थे, उससे राजगद्दी के सामने बैठे हुए थे, तो ये समझ लो कि लू फेंग बहुत ही आगे जा चुका है। लॉर्ड जिमिंग इस फ्यूचर इसको ऑलरेडी देख रखा है, तो ये सब होने वाले हैं बहुत ही जल्द, मुझे पता नहीं कितनी जल्द, लेकिन हाँ ये बहुत ही जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।